गया, वैसे वैसे समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के भी प्रयास तेज होते गए। तो किस तरह से अंग्रेजों ने इनको दमन करने के प्रयास किए, इसके संदर्भ में आज पढ़ना है। और इसके लिए क्या क्या अधिनियम बनाए गए, इन अधिनियमों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार कदम उठाए, और क्रिया प्रक्रिया का एक लंबा दौर चला। इस दौर से एक बात तो पक्की है कि राष्ट्रीय चेतना के जागरण में त्वरा आई, उसमें बाधा नहीं पड़ी। तो बहुत सारे एक्ट्स समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किए गए। तो आज का हमारा विषय है वो 1935 तक 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना की जा चुकी थी। राइटर 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई जिसको कहते हैं, आज भी आप एपीआई सुनते होंगे। 1905 फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया और यूपीआई 1934। इनके स्थापना क्रम आता है। एपीआई भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है। इसके बाद प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंधों की हम बात करेंगे। भारतीय इतिहास, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ 1799। द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट इसका नाम था। इसमें क्या था, इसको पारित किया था वेलेजली ने। इसमें इन्होंने प्रावधान किया कि जब भी समाचार पत्र प्रकाशित हों तो इस पर संपादक, मालिक और मुद्रक ये नाम होने आवश्यक है, स्पष्ट होने चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, पहला। दूसरा, कोई भी न्यूज छापने के पहले सरकार के सेक्रेटरी के सामने प्री सेंसरशिप के लिए भेजना जरूरी है, चेक कराने के लिए भेजना जरूरी है। तो 1799 में यह अधिनियम तो लागू हुआ समाचार पत्रों पे, लेकिन आगे हम देखते हैं कि 1807 में यही नियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट, किताबों सब पे लागू कर दिया गया। यह प्रतिबंध इसलिए आरोपित किया गया कि अंग्रेजों को डर था कि कहीं फ्रांसीसी आक्रमण न करना, क्योंकि उसमें नेपोलियन का भय था। तो 1799 से ये प्रतिबंध चला 1818 तक। 1818 में हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1823 का लाइसेंसिंग रेगुलेशन। कल इसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। एडम्स इसका जनक है। ये एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल था। इसने ये कहा कि कोई भी समाचार पत्र खोलना चाहता है तो उसे पहले अंग्रेजी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी, किसी को भी बिना लाइसेंस के छापने का अनुमति नहीं। अगर बिना लाइसेंस के कोई समाचार पत्र छापता है तो उसके लिए उसको 400 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा जेल जाएगा और प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। गवर्नर जनरल के राइट को कि वो किसी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है या अप्रूव करता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उस जमाने में 400 बहुत ज्यादा थे। उस जमाने के 400 आज के 40,000 बराबर। तो ये नियम खासकर उन न्यूज़पेपर के लिए था जो इंडियन लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। सभी के लिए नहीं था।
और इसी नियम के अंतर्गत राजा राम मोहन राय को अपना एक प्रकाशन बंद करना पड़ा था। कोई बता सकता है उसका नाम? मैंने नाम लिख दिया है, अब तो सभी बता लोगे। मिरातुल अखबार। एडम्स की इस आज्ञा की परवाह एक अंग्रेज ने नहीं की। उसका नाम था बकिंघम। कल मैंने बकिंघम के बारे में बताया था। और बकिंघम को जबरदस्ती उसी साल 1823 में ही भेज दिया गया इंग्लैंड। इसके बाद टाइम पीरियड आता है थोड़ा सा उदारवादी टाइम पीरियड, क्योंकि विलियम बैंटिक इसका टाइम पीरियड था 1828 से 35। इसने समाचार पत्रों के प्रति थोड़ा सा लिबरल व्यू अपनाया। लेकिन इसके बाद एक नया आता है, चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 36। चार्ल्स मेटकाफ को मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने 1823 के इस नियम को, जिसके बारे में पीछे हमने बात की, पूरी तरह से रद्द कर दिया। इसीलिए इसे कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट छपा। इसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रकाशक के लिए केवल स्थान की सूचना देना जरूरी है, बाकी मुद्रक प्रकाशक इनकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि मैकाले ने भी समाचार पत्रों के स्वतंत्रता का समर्थन किया। तो यहां से लेकर के मामला 1857 तक बड़े ही आराम से चलता रहा। 1857 में आता है लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। अठारह में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिल गई। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फिर लाइसेंस सिस्टम लगा दिया गया, लाइसेंसिंग कंपलसरी। गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया किसी किसी भी न्यूज़पेपर को जब चाहे संदेह के आधार पर उसको बैन कर सकते। 1 साल तक यह इमरजेंसी के रूप में ही चलता रहा। 1 साल बाद फिर से मेटकाफ ने जो नियम बनाए थे वो लागू हो गए अपने आप, जो कि लिबरल थे। 1867 में एक और एक्ट आया, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। इस अधिनियम में सरकार ने प्रावधान किया कि हम समाचार पत्रों को रोकना नहीं चाहते, बल्कि उनको रेगुलेट करना चाहते हैं। नहीं, एग्जाम की डेट पोस्टपोन हुई है? किसी को कोई सूचना है क्या? भाई देखो, इमीडिएटली हुई तो नहीं कह सकते। क्लास के शुरू होने के पहले तक तो मैंने 1 घंटे पहले तक देखा था, तब कुछ नहीं था। नहीं भैया जी, क्यों तुम ऐसे डराती हो? इस बार पोस्टपोन होगा तो फिर मजाक हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में फिर से कह दिया गया कि जो भी पब्लिश होता हो, चाहे वो किताब, चाहे समाचार पत्र, चाहे पंपलेट, वट एवर, इसमें प्रकाशक मुद्रक का नाम और स्थान होना जरूरी है, और उसकी एक कॉपी गवर्नमेंट को देना जरूरी है।
बाद में इसी अधिनियम को फिर से संशोधित किया गया। एक बार 1890 में संशोधित किया गया, फिर एक बार 1914 में संशोधित किया गया। इस समय एक हाहाकारी आंदोलन चल रहा था जिसे हम कहते हैं बहावी। बहावी आंदोलन एक कट्टरवादी आंदोलन के रूप में उभरा। हालांकि ये अंग्रेजों के लिए भी संकट का ही सिद्ध हुआ और बहावियों ने बहुत सारे मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आर्टिकल लिखे जिन्हें राजद्रोही लेखों की श्रेणी में रखा जाता। तो इसी अधिनियम में रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 में आईपीसी की धारा 124 और 124 ए ऐड कर दिया गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीवन कारावास या आजीवन देश निकाला या फाइन लगाया जा सकता है। ये इसी अधिनियम का पार्ट। लेकिन 1878 का एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्योंकि 1867 के विद्रोह के बाद देशी समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और सरकार की आलोचना भीषण हो गई। और इस समय भारत का वायसराय था लिटन। ये टाइम पीरियड 1876 से 80। लिटन की साम्राज्यवादी नीतियों ने अकाल को भी आमंत्रित किया और लाखों लोगों की मौत हुई। उसी में इसने 1877 में दिल्ली दरबार भी लगाया। समाचार पत्रों ने इतनी इसकी भीषण आलोचना की कि तिल मिला गया। तो प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया। कानून के माध्यम से अभिव्यक्ति का गला घोटा जा रहा था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट भारतीय पत्रों के संपादकों से या तो बॉन्ड लिखा लें कि आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे या छपने के पहले उनको निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करेंगे और मजिस्ट्रेट अलाउ करेंगे तभी यह समाचार पत्र छपेगा। तो इसको कहा गया गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। गला घोटू अधिनियम। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको कह दिया वज्रपात, यानी आकाश से बिजली गिरी। वज्रपात था ही। भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, उनका नाम था अस्किन। अस्किन ने कहा इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत, प्रगति के लिए घातक। सबसे घिनौना पक्ष इसका यह था कि ये सिर्फ देशी भाषाओं के अखबारों के लिए था, अंग्रेजी अखबारों के लिए नहीं था। और इसका मेन निशाना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर थे, जैसे एक न्यूज़पेपर छपता था भारत मिहिर, एक और था ढाका प्रकाश, एक न्यूज़पेपर था सहचर, सोम प्रकाश। इन सभी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। केवल एक समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया, पायनियर ने। तो यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा। आश्चर्य की बात है कि भारत के नए जो सचिव थे, भारत सचिव लॉर्ड क्रेनबुक, क्रेनबुक ने इसका विरोध किया, इस अधिनियम का विरोध किया, जब से इनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। सितंबर तक आते आते यह धारा हटा ली गई। हालांकि इन्होंने क्रेनबुक ने पूरे अधिनियम का विरोध नहीं किया। इसमें जो पूर्व
पत्रिक्षण यानी पहले से मजिस्ट्रेट पढ़ करके फिर समाचार को छपने के लिए भेजेगा। ये जो धारा थी इसका विरोध किया, तो ये धारा बस हटा ली गई सितंबर 1878 में। एग्जाम पोस्टपोन हो गया। कब हो गया? नया डेट बता दो, पूरी जानकारी दो। ये तो नाटक हो गया। पोस्टपोन हो गया तो इतना परेशान ना हो जाओ, थोड़ी अच्छे से तैयारी करोगे और क्या। As per the public notice dated 3/9/2026, several requests has been received, clash with some other measure. Hence, NTA has decided to postpone the UGC in December and June cycle to subsequent date which will be announced shortly. अभी डेट्स नहीं आई हैं, डेट अभी बाद में अनाउंस होंगी। यूपीएससी एग्जाम क्लैश हो रहा था, इसलिए हुआ है। 23 को आसाम का टीईटी का एग्जाम भी था, फेस्टिवल भी है बीच में। मुझे लग रहा है कि वो सीधे दिसंबर में ही होगा। दिसंबर से फिर रेगुलेटेड हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा। अब देखो डेट देंगे, क्या डेट देंगे, कब देंगे। कोई नहीं, हम इसको पॉजिटिवली लेंगे, निगेटिवली नहीं लेंगे, और अच्छी तैयारी करेंगे। अब इसमें फेल वो होगा जो रिलैक्स होकर बैठ जाएगा। जो कुछ भी कमियां रह गई हों उनको दूर करेंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। विनर का एटीट्यूड ऐसे होता है। लूजर का एटीट्यूड होता है छोड़ो पढ़ाई लिखाई बंद करो, हो गया। कोई नहीं, अब कल निकल जाओ दुर्गा पूजा में घर। अभी तो दुर्गा पूजा है ना, अभी दूर है। अब न्यू कोर्स स्टार्ट करना ही पड़ेगा, मतलब जो लॉन्च हो गया है वो तो रहेगा ही, बाकी न्यू कोर्स करेंगे। नहीं, पेपर हार्ड नहीं है। पेपर हार्ड होगा तो हाहाकार मच जाएगा।
ओके नीलम, थैंक यू। कोई नीलम को बताओ भाई। अरे प्लेन पकड़ लो, तुमको टिकट की क्या जरूरत है? नहीं, दिसंबर तक तो हो ही जाएगा, इतना नहीं। एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ही इतने जागरूक हो गए हो, वेरी गुड। तो बड़ी अच्छी बात। यूपीएससी में जो लोग क्वालिफाई करके जाते हैं, गवर्नमेंट के टूल्स बनते हैं, गवर्नमेंट की मदद करते हैं। यूजीसी नेट में जो क्वालिफाई करके प्रोफेसर बन जाते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए दोनों में प्रेफरेंस यूपीएससी को मिलता है। हर चीज डिसाइड होती है फेवरिज्म से। कोई बात नहीं, प्रोफाइल क्या करोगे, पढ़ाई पे ध्यान दो। या अकेडमी में इशू रेज और इशू करके सेक्शन आता है, उसको ठीक करो। कैसे वैल्यू नहीं है जी, नेट एग्जाम की बहुत वैल्यू है। मैं वही एग्जाम क्वालिफाई करके मजे कर रहा हूँ लाइफ में। यूपीएससी में मैंने किया हुआ है। एक साल तो एग्जाम देना पड़ता है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे 2 महीने का टाइम मिला है, 2 महीने सदियां नहीं होगी, 2 महीने बीतते पलक झपकते बीत जाएगा। यूपीएससी में एक बार प्री हुआ था मेरा, और एक बार मेरा हो गया था अंडमान निकोबार में, चला गया था मैंने। आईआरएस एलाइड एलाइड हुआ था, फिर मैंने, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा एक फ्रेंड था ऐसे ही था, वो आईपीएस बन गया। यूपीएससी का इतना हेक्टिक सेशन है, इतने हेक्टिक पेपर आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। और एक बात सुन लो मेरी, आईएएस बन के भी ना नेताओं के आगे पीछे नाचोगे और कुछ नहीं करोगे। जिसको फ्रीडम चाहिए, जिसको रिस्पेक्ट चाहिए, छुट्टियां चाहिए, फैमिली लाइफ चाहिए, उनके लिए द मोस्ट सुटेबल एग्जाम इज, द मोस्ट सुटेबल जॉब इज एकेडमिक्स। कुछ भी बन देते। आईएएस लोग क्या होते हैं, इनके पीए होते हैं, नेताओं के, मंत्री लोगों के पीए होते हैं। और क्या होता है? हर साल में नया मंत्री आ जाता है। I have qualified net 2 times in my second and fourth semester, was not able to clear net JR. And these lectures are really helpful, sir. Nobody has replied yet. Is there any option to join such groups or Telegram, WhatsApp, sir? Sorry to disturb you again, but resolve my query. Do you have Telegram account, Neelam? Yes. So search in your Telegram account my name and join it. Amit Net Plus. Note it down. Amit Net Plus. It is actually not allowed to share. But you are requesting again and again and again and again, then I have to give you. पहली बात, मेरी बात सुनो। अगर हीरे हो ना हीरे, तो नाली में भी चमकोगे गिरे हुए। और अगर हीरे नहीं हो, तो मुकुट में भी लगा दिया जाए तो चमक नहीं आ जाएगी। सिस्टम में हमेशा कमियां हैं, सिस्टम में हमेशा खामियां हैं। आपका काम उसकी आलोचना करना नहीं है, सिस्टम को दूर करने का प्रयास करना, उन खामियों को दूर करने का प्रयास करना। ठीक है ना? तो ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ चेंज। डोंट ट्राई टू जस्ट क्रिटिसाइज द थिंग्स। ये गलत है, वो गलत है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं सही है। बी द पार्ट ऑफ, बी द चेंज इन योर सेल्फ। कोई भी प्रोफेसर भी वो दूध के धुले नहीं होते हैं। फर्जी प्रोफेसर भी घूम रहे हैं, तुक्का मुक्का मार के नेट हो गया है, आता जाता कुछ नहीं। एक क्वेश्चन पूछ लो, उठते उड़ जाएंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे।
रट के इस किताब में ये लिखा, उस किताब में वो लिखा, अपना अनुभव कुछ है नहीं, 25 किताबें पढ़ करके रट्टू तोता बन के प्रोफेसर बन गए। और पढ़ाते भी हैं तो भी तोते जैसा पढ़ाते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता, हमारे प्रोफेसर लोग बहुत अच्छे होते। चाणक्य भी एक प्रोफेसर था, उसने हमारा डायनेस्टी चेंज कर दिया। आप ऐसे प्रोफेसर बनिए जो पूरे हिंदुस्तान को चेंज कर दीजिए। ऐसे थोड़ी होता बैठ के वो ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। गलती तो हर युग में रही है, भगवान राम के समय में भी गलत था, कृष्ण के समय में भी गलत था। फ्लॉलेस कहीं नहीं है। आपका जो पोर्शन है उसको सही करो बस। अब पोस्टपोन हो गया, चलो कोई बात नहीं, पोस्टपोन हो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? आई विल ब्रश अप माई सेल्फ। मैं कोई भी तैयारी में कमी जो अभी तक मुझे लगती थी कि इस सेक्शन को थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था, इसको और थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको मैं ठीक कर दूंगी। मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, नहीं तो एक बार पेपर हो जाता फिर साल भर के लिए छुट्टी। ये एटीट्यूड रखो ना फिर। हाँ रुख साहब, मैं क्या बोल रहा था? तो लॉर्ड लिटन के बाद जो लिबरल गवर्नमेंट आई, लॉर्ड लिटन के बाद फिर कौन आया वायसराय बन के? कोई नहीं रुख साहब, बहुत सारे हीरे मोती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी पिछली क्लासेस में। रिपन, जिन लोगों ने मेरा पिछला क्लास देखा है बहुत सारा, उसमें तो कोई बचा नहीं, सब कहीं कहीं सेलेक्ट हो गए। इक्के दुक्के कोई बचे होंगे जो अभी तक चल रहे हैं, और मैक्सिमम उनमें वो हैं जो ऑलरेडी जॉब में है, जैसे सीमा है, वो फिर भी क्लास दी, वो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी। हाँ किस्मत, तुम्हारी कमेंट तो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। किस्मत एक छोटी सी फोटो लगा लो, दीपक ऊपक की फोटो लगा लो ना उसमें प्रोफाइल में। तुमने मेरा परसों क्लास डिसलाइक कर दिया था, जबकि मैंने बोधि वृक्ष को गंगा से निकाला भी था, इसलिए फिर भी डिसलाइक कर दिया। तो रिपन का जो टाइम पीरियड है वो है 1880 से 1884। तो इसने पहला काम किया जो कि भारतीयों के हित में था, वो था इस अधिनियम को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कैंसिल, रद्द कर दिया। इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1908 का, द न्यूज़पेपर एक्ट। हैकर की प्रॉब्लम, मुझे भी लग रहा था तुम्हारा मोबाइल किसी ने लगा हैक कर लिया होगा। तुम ऐसा काम तो कर ही नहीं सकती, अपने अकाउंट को भी बचा के रखना। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा अभी आता हूँ, एक मिनट। द न्यूज़पेपर एक्ट 1908। तो इस समय की भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी, oh shit, कि उसमें उग्र दल का प्रभाव, दो दल थे, गरम दल नरम दल, गरम दल का प्रभाव बढ़ रहा था।
और समाचार पत्रों के माध्यम से फिर से सरकार की कड़ी आलोचना की जाने लगी और इसमें वायसराय आ गया था करजन। बंगाल विभाजन किया और समाचार पत्रों पर इसमें काफी काम किया। इसे दबाने के लिए ये एक्ट आया 1908 का द न्यूज़पेपर एक्ट। इसमें यह कहा गया कि अगर समाचार पत्र में कोई भी प्रोवोकिंग न्यूज होगा, उकसाने वाला, हिंसा हत्या को प्रेरित करने वाला, तो प्रकाशक की संपत्ति को और प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। और जब्त करने के अगर 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोर्ट में आप अपील करेंगे तो सुनवाई होगी, 15 दिन बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। और इसके बाद बंगाल में बहुत सारे पत्रों पर इस एक्ट के तहत मुकदमे चलाए गए, जब्त किया गया। 7 मुद्रालयों को जब्त किया गया, 9 समाचार पत्रों को बंद किया गया। उसमें प्रमुख था वंदे मातरम। एक था संध्या, एक था युगांतर। इस तरह से 9 पेपर बंद हो गए, इन पे मुकदमे चलाए गए। 7 प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, द इंडियन प्रेस एक्ट 1910। सरकार ने अपने हाथों को अधिक मजबूत करने के लिए इसको पारित किया। द इंडियन प्रेस एक्ट के द्वारा लिटन ने जो कुछ भी नियम बनाए थे ना प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए, ये सारे राक्षस फिर से जिंदा हो गए। इससे गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी पब्लिकेशन हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, उसका मालिक हो, उससे 500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक सरकार के पास रखनी पड़ेगी जमानत। और अगर सरकार को कोई भी उनका न्यूज पसंद नहीं आता है तो सरकार उनका पैसा कर लेगी जब्त। ये भारतीय इंडियन प्रेस एक्ट 1910। जब्त होने के बाद अगर फिर से वो सुधरना चाहता है तो उसको एक मौका दिया जाएगा, लेकिन उसको सरकार को देना पड़ेगा कम से कम 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जमानत, सुधरने के बाद। लेकिन इसके बाद फिर सरकार अगर जब्त कर लेती है इस जमानत को तो तीसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसको जब्त करने के बाद सरकार उस मुद्रणालय का लाइसेंस कैंसिल कर देगी और उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। पीड़ित पक्ष जिनकी जमानत जब्त हो गई, वो चाहे तो अदालत में 2 महीने का टाइम उसको दिया जाता है, अपना पक्ष रख सकता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है वगैरह वगैरह। अब ये जो इंडियन प्रेस एक्ट था इसने तो हाहाकार मचा दिया। 991 प्रेस और समाचार पत्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई इस एक्ट के तहत और उनको जब्त कर लिया गया। 286 पत्रों को पहला वाला जब्त कर लिया गया, दूसरा मौका दिया गया। और 705 समाचार पत्रों को दोनों जब्त करके लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। सरकार ने खूब कमाया। जब भारत में बहुत हाहाकार मचा, लोगों ने, ये 10-12 साल तक ही खूब चलता रहा, 10-20 साल तक। तो भारी मांग पे, भारी हो हल्ला करने के बाद समाचार पत्रों पर सरकार ने क्या कानून बनाए हैं इसकी समीक्षा के लिए 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्रेस कमेटी। और इस कमेटी ने सिफारिश दिया कि ये काम बंद करो और 1908 वाला जो अधिनियम था इसको भी बंद करो। तो द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 और द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 को सप्रू कमेटी की सिफारिश पे बैन कर दिया गया। यहां तक आपको कुछ समझ में आ गया? वेरी गुड। ये सब जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ेंगे तो वो सब चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। और लास्ट में मैंने लिस्ट भी बना दी है, जिसमें संक्षेप में ये सारा कुछ बताया गया है। समाचार पत्र, विशिष्ट तथ्य, ये सारा कुछ। अच्छा, वेरी गुड।
इसके बाद 1931 में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारियां बहुत तेजी से भड़क रही थी। गांधी जी का नेतृत्व तेज हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने हाहाकार मचा दिया। पहली बार, इससे पहले असहयोग आंदोलन भी आया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। तो 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, क्या है, ये आनंद फानन में लाया गया गांधी जी को निस्तेज करने के लिए। इसमें क्या हुआ, 1910 के जो प्रेस के अधिनियम थे उसको फिर से लागू कर दिया गया। 1910 में साथ ही इस एक्ट में प्रांतीय सरकार जो अंग्रेजों के थे उनको शक्तियां दी गई कि वहां जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उनको दबाने के लिए हर संभव प्रयास करें, शक्तियां ज्यादा प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम की धारा एक 4 थी, 4(1). इसके अंतर्गत यहां तक कहा गया कि शब्द, संकेत या आकृति के द्वारा हत्या या किसी भी अपराध के लिए अगर किसी को प्रेरणा दी जाती हो, समाचार पत्र के माध्यम से इंस्टिगेट किया जाता हो, प्रोवोक किया जाता हो, मोटिवेट किया जाता हो, या प्रेरणा नहीं दी जाती है, सिर्फ प्रशंसा ही की जाती है, तो भी दंड दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये तो 1931 में आया। 1932 में इसी एक्ट को और मजबूत करके एक नया एक्ट बना दिया गया, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया, ये जो धारा 4 जिसकी मैं बात कर रहा हूं इसको और भी व्यापक बना दिया गया। कैसे? इसमें यह कहा गया कि सिर्फ ये 3 नहीं, किसी भी गतिविधि के द्वारा अगर सरकार के प्रभुसत्ता को चुनौती दी जाती है, उसको हानि पहुंचाई जाती है, तो दंड दिया जाएगा। और जो पीछे मैंने आपको बताया था कि प्री सेंसरशिप को किसके मना करने पे हटा लिया गया था, प्री सेंसरशिप को सप्रू नहीं, सप्रू एक अंग्रेज था। कौन अंग्रेज था जिसने उस एकमात्र प्री सेंसरशिप की आलोचना की और उसके आलोचना के आधार पर हटा दिया गया? लॉर्ड क्रेन बुक। लॉर्ड क्रेन बुक, ये भारत सचिव, इंडिया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उस प्री सेंसरशिप को यहां पे फिर से लागू कर दिया गया। लेकिन ये प्री सेंसरशिप लागू किया गया 1939 में। एक मिनट। तो इस अधिनियम के तहत कुछ समय के लिए कोई भी समाचार जो कांग्रेस के लिए हो, कांग्रेस के किसी भी विषय के लिए हो, चाहे सरकार को इससे हानि पहुंचती हो, चाहे लाभ पहुंचती हो, कांग्रेस के विषय पर किसी भी प्रकार का न्यूज़पेपर छपना ही बंद कर दिया गया। मतलब किसी प्रकार का समाचार छपना ही बैन कर दिया गया। लेकिन 1945 में युद्ध समाप्ति के बाद ये शक्तियां खत्म कर दी गई। इसके बाद अगला आता है प्रेस इंक्वायरी कमेटी। नाइनटीन 1947 में भारत सरकार ने एक जांच समिति गठित की और इस जांच समिति को
संविधान सभा में जो भी प्रावधान बनाए जा रहे थे, मौलिक अधिकार बनाया जा रहा था, अधिनियम पारित कर रहे थे, इस कमेटी से कहा गया कि इनको समाचार पत्रों में छापो, दुनिया को बताओ, इनकी समीक्षा करो। इसके अलावा अभी तक जो अधिनियम पारित किए गए थे, चाहे वो 1931 का अधिनियम हो, समाचार पत्र और पुस्तकों के लाइसेंसिंग का अधिनियम, उनके रजिस्ट्रेशन का हो, आईपीसी की धारा 124 से 153 में परिवर्तन हो, या 1931 के देशी राज्यों का अधिनियम हो, 1934 के देशी राज्यों का रक्षा अधिनियम हो, प्रेस इंक्वायरी कमेटी ने इन सभी को कहा रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की क्षमता का गला घोंटते हैं। इस तरह से ये सारा कुछ लागू हो गया, अभी भी चल रहा है। तो ये भारत में समाचार पत्रों का पूरा इतिहास था। लेकिन आज़ादी के बाद एक और अधिनियम आया जिसके बारे में बात करना आवश्यक है। ये था द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1951। तो 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, लेकिन उसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। अब ऐसा नियम बनाया गया कि भारत के लोग ही जो सांप्रदायिक चीजें छापते थे उन पर बैन किया गया। तो इसमें इस एक्ट ने प्रेस संबंधित असीमित अधिकार सरकार को प्रदान किया, और जो अंग्रेजों ने नियम लगाया था कि जमानत राशि जमा की जाएगी और उसको आपत्तिजनक सामग्री छापने पर जब्त भी कर लिया जाएगा, उस चीज को इंडियन गवर्नमेंट को भी लागू करना था कि वो चाहे तो पूरे प्रेस को प्रतिबंधित कर सकती थी, या किसी भी पब्लिकेशन पर रोक लगा सकती थी, प्रेस की डाक जब्त कर सकती थी। तो 1956 तक ये स्थिति बनी रही। अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक मंडल, जो कि संगठन था सारे संपादकों का, उसने इसका बहुत विरोध किया। बाद में 1952 में एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जीएस राजाध्यक्ष, उनको इस मैटर को दिया गया, जीएस राजाध्यक्ष को भी जांच कीजिए, इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए, इस एक्ट पे इसकी जरूरत है भी कि नहीं। तो राजाध्यक्ष ने अपनी सिफारिशें 1954 में सरकार को बताई कि पहले तो एक अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन किया गया, ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल, और उसमें प्राइस पेज सिस्टम लागू किया जाए कि कितने पेज होंगे, और अगर इतने पेज हैं तो उनका मूल्य इससे ज्यादा नहीं रखता। इसको कहते हैं प्राइस पेज सिस्टम। नेहरू, मैंने नेहरू का नाम कहाँ लिया? राजाध्यक्ष किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? सुशील, तो इसमें नेहरू कहाँ है? नेहरू का तो नाम लिया मैंने, नेहरू का नाम लिया क्या? फिर क्यों पूछ रहे हो? जोक कर रहे हो? यहाँ अभिव्यक्ति का गला घोंटा जा रहा है, समाचार पत्रों पर बैन लगाया जा रहा है, तुम जोक कर रहे हो? कोई बात नहीं, जोक करने का तुम्हारा भी अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तुम्हें भी है, लेकिन टाइमिंग भी देख लिया करो मेरे भाई। समाज इसमें एक तो प्राइसिंग पे सिस्टम, दूसरा समाचार पत्रों के स्वामित्व का केंद्रीकरण न हो, और विज्ञापनों का जो नियमावली है, एडवर्टीजमेंट, उसको कठोर बनाया जाए। इसका इन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि सिगरेट के विज्ञापन, शराब के विज्ञापन, ये सब ना। तो गवर्नमेंट ने राजाध्यक्ष के इन संस्कृतियों के आधार पर 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया। ये पारित, इसी के साथ आपका ये प्रेस का एपिसोड समाप्त हुआ, लेकिन क्लास अभी नहीं समाप्त हुई, अगली स्लाइड में लोड कर रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, उसमें क्वेश्चन ही होंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा शाम में। लेट द
स्लाइड चेंज। भारत में शिक्षा आयोगों को उनके गठन के अनुसार वायसराय द्वारा सम्मिलित कीजिए। चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, रैले कमीशन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया? लॉर्ड लिटन, रिपन, कर्जन, हेस्टिंग्स। अभी मैंने बताया। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? वेलेजली, हेस्टिंग्स, एडम्स, डलहौजी। अभी मैंने बताया। सेंसरशिप का मतलब है कि जो कुछ भी छापना हो पहले उसको मजिस्ट्रेट को दिखाना है, और जो भी आपत्तिजनक होगा मजिस्ट्रेट उसको रिमूव कर देगा। काट छांट। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ है? गांधी, सियारदास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से अंग्रेजों की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, उपयुक्त, सभी। नहीं, सेंसरशिप का मतलब प्रतिबंध नहीं होता। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आपत्तिजनक हिस्सों को निकाल के बाहर कर देना। आज बड़े बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे 9 बजे वाली क्लास में, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफी कुछ उसमें आपको नई जानकारी मिलेगी, नया नॉलेज मिलेगा। हाँ, फिल्म जैसे। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड। यस, माइंड। आप में से कौन कौन है जो वो माइंड ब्लोइंग क्लास ज्वाइन नहीं करता?
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ज्वाइन नहीं करता। तुमको पता नहीं है कि तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वो क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है, उसको जरूर ज्वाइन करो, 10 काम छोड़ के करो। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आपके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। जो लोग करते हैं उनको इमेंसली बेनिफिटेड होंगे, वो इमेंसली बेनिफिटेड। 9 बजे आप मेरे प्रोफाइल पे आ जाइए, नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा मत कीजिए, नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने नोटिफाई मी पे क्लिक किया होगा, एनरोल किया होगा। हाँ, आज मॉर्निंग क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आज मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग कहीं जाना पड़ा, ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं चला गया। सुरेश वाहिनी के संपादक कौन थे? सीवी रमन पिल्ले, सी एन मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्ले, सी आर रेड्डी। मेरी क्लास की टाइमिंग तो फिक्स रहती है, या तो 9 बजे, 6 बजे और 9 बजे। और डेली, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, कल कोई क्लास नहीं है आपकी। फिर मंडे से ही सुबह से शुरू हो जाएगी, सुबह यूट्यूब क्लास मंडे को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेशी मित्र। देखो, 108 लेसन वाली मेरी कोर्स है, उसमें कंप्लीट हिस्ट्री है, उसका एंसेंट वाला देख लो। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ, इसमें भाषा इंग्लिश हो गया है। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। समाचार पत्र और भाषा, इनको सम्मिलित कीजिए। भारत मित्र, राष्ट्र, प्रजा मित्र, नायक, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल।
परसों मैंने काल का संपादक बताया था आपको, किसी को याद है? कोई नोट करता हो तो। कब फाउंड किया गया? उन्नीस सौ छह में। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। कौन सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा। चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। इन कॉलेजों को श्रेणीबद्ध कीजिए टाइमलाइन के अनुसार। तो ये फाइनल लीडर बोर्ड है आपका। भारती फर्स्ट, किस्मत सेकंड, पद्मा थर्ड, सीमा फोर्थ, संदीप फिफ्थ, प्रिया, कविता, हर्षित, शोभा और सुशील। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं रात 9 बजे कुछ विशेष और बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो आपकी नॉलेज में ऐड होगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।